कॉपी दिखाइए कहाँ तक अपन ने किया था। देखिएगा। इज्जत से चुप हो जाओगे, आप शब्द सुनोगे। किसको सुनना है आप शब्द? हाँ, ऐसा बोलूंगा कि 4 दिन तक नींद नहीं आएगी। बावला हो जाएगा, भागा भागा फिरता रहेगा।
यार भाई ओए यार मत कर, ज्यादा सेटलमेंट का दिक्कत आ रहा है तो फिर कहीं और जगह बैठ ले उधर, नहीं है। ये लाला बैग एक तरफ कर लेना यार, बैग क्या करेगा उनको, ऐसे कुछ सोना है क्या इसमें 1 करोड़ का, सहारा लेने के लिए सोना है। सवारी गिर जाएगी उधर भाई उधर। पहले वाले सवाल में आंसर 0.05 मीटर, और सेंटीमीटर में निकाल दो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है कि सारे निकाय यहाँ पर जो फिलहाल अपने को दिखा रखे साम्य में है, साम्य है मतलब सब पर कुल बल यहाँ पर जीरो करके दिखाना है। कुल बल जीरो करने का कार्य कर कौन रहा है, तो यहाँ फिलहाल वो कार्य कर रहा है ऊपर की ओर लग रहा स्प्रिंग बल। जो बैलेंस कर रहा होगा इस पर नीचे की ओर लग रहे बल यानी 20 न्यूटन को ऊपर की ओर लग रहा स्प्रिंग बल बैलेंस कर रहा है। यानी मुझे पता है कि स्प्रिंग बल ऊपर ही लगेगा तभी बैलेंस होगा। हाँ, उस बल का परिमाण मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, के एक्स, और उसमें से मुझे क्या पता करना है, एक्स, के दिया हुआ है, तो के एक्स बराबर 20, और मुझे पता करना है एक्स, एक्स बराबर 20/400। तो ये 1/20 यहां पर हो गया, 20 कट जाएगा ना 20 पर। 1/20 जो होता है ना बेटा, वो 0.05 होता है, और यहां पर अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट किसमें, पहले x1 बताते ना बेटा, जब 2 ही पूछना होता तो फिर उस 2 को 1 नहीं लिख देता मैं, पहले x1 बताएगा। कितना, 8 सेंटीमीटर, सही बोल रहे हो। इसमें 10 सेंटीमीटर, शायद 10 सेंटीमीटर। तो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल टेक्निक है। साम्य अवस्था है यानी निकाय बिल्कुल भी त्वरित, सब कुछ हर एक वस्तु साम्य अवस्था में स्थायी रूप में नजर, तो हर वस्तु पर कुल बल जीरो करेंगे, यानी इस पर ऊपर लग रहा स्प्रिंग का बल किसको यहाँ पर झेल रहा है, mg, mg कितना 40। तो हम क्या लिख सकते हैं, गौर से समझिएगा, इस स्प्रिंग को मैं K1 लिख देता हूँ, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये स्प्रिंग कितना बल लगा रही होगी, K1 x1, हाँ के ना, बराबर नीचे की ओर कितना लग रहा है, हमें पता क्या करना है, x1, और x1 बराबर 40 और K1 बराबर 500 मीटर। सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा 0 से 0। मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लू बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या है, 4/50 गुणा 100, और ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2 बार कट के 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊपर वाले के लिए कैलकुलेशन कर ले, अरे समझ आ रहा है भैया, ऊपर वाले के लिए कैलकुलेट कर ले, तो इस स्प्रिंग पर कितना लोड है, 10 kg का। तो इस लोड को कौन झेल रहा है, ये K2 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा K2 x2 बराबर 10 kg का लोड 100 न्यूटन, और हमें यहां पर बताना है x2, तो x2 बराबर 100/1000, किसमें, मीटर में। तो 1/10 मीटर, और 1/10 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर।
पहले x1 बता दें। x1 0.42 मीटर। पॉइंट्स में मिस्टेक की भाई मैंने तुम्हें, मुझे नहीं पता, जो भी है आप जैसा बताना चाहते हो वैसा। मुझे लगता है आंसर आना चाहिए 4.2 सेंटीमीटर, और अगर कोई मीटर में बोलता है तो उसको कहा जाएगा 0.042, 0.042 मीटर। कैसे? सिंपल सी बात है, यहां निकाय जो है वो क्या है बेटे, ऊपर की ओर त्वरित है। पर मैंने एक शब्द लिखा है और इस शब्द को मैंने समझाया भी था एक बार को। क्या लिखा है? स्टडी स्टेट का मतलब क्या समझाया था मैंने, कि निकाय जो कि त्वरित है, इसमें हर एक वस्तु समान त्वरण से एक साथ अपने इस पूरे निकाय के साथ त्वरित है। स्टडी स्टेट नहीं लिखा होता उसका मतलब यहां पर ये जो साम्य जो होता है ना, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्टडी स्टेट यार, स्थायी साम्य नहीं बोलेंगे इसको। स्टडी, इसका मतलब ये होता है कुल मिलाकर कि यहां पर स्टडी स्टेट को ही मैं शब्द को ही एक्सप्लेन कर देता हूं, बात को ध्यान से सुनना बेटा। कि एक स्प्रिंग में ब्लॉक लटका हुआ है, ये ब्लॉक भी लटका हुआ है स्प्रिंग के साथ, और फिर एक और स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक लटका हुआ है। जब अचानक से ये लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होना शुरू करती है, तो क्या होगा, अचानक से जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होना शुरू करेगी तो ये ब्लॉक क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो इसका कुछ अलग एक्सेलरेशन हो सकता है और इसका कुछ अलग एक्सेलरेशन हो सकता है, पर थोड़ी देर बाद ये निकाय क्या आ जाएंगे, स्टेबल कंडीशन में इस प्रकार से आ जाएंगे कि अब ये वाइब्रेट करना बंद कर देंगे और अब एक साथ किसी त्वरण चार से ऊपर की ओर जाते नजर आ रहे होंगे, स्मूथ। यानी कुल मिलाकर आपको अगर फिजिक्स के तौर पर समझना है इस स्टडी स्टेट का मतलब, तो आप ऐसे समझे कि स्टडी स्टेट बोलने का मतलब उस निकाय में समस्त द्रव्यमान समान त्वरण से गतिशील पाए जाएंगे, अगर त्वरित है तो। त्वरित नहीं है तो समान वेग से गतिशील पाए जाएंगे। बात समझ में आई? तो फिलहाल समान त्वरण से गतिशील जब पाए जाने की स्थिति हमने यहां पर बता दी है इस शब्द के द्वारा, तो हम यहां से अब कैसे आते हैं सवाल पर, गौर से सुनिएगा। पहले मैं यहां आता हूं, मुझे बताए ऊपर की ओर बल लग रहा होगा, स्प्रिंग बल। इसे क्या लिख दूंगा मैं, उल्टा लिखा हूं ना यार मैं इसको केवन कर देता हूं ना, जैसे दोनों बराबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख देंगे बेटा, केवन, ये ऊपर लग रहा बल, हाँ के ना, कॉन्सेप्ट पुराना वाला, सेम टू सेम, एम बिलो और जी प्लस ए, यानी 14। अरे भूल गए क्या, वो हाँ करता है। ये कितना हो जाएगा, 42 डिवाइड बाय 1000 मीटर। सेंटीमीटर में अगर गुणा मुझे कन्वर्ट करना है बेटा, तो 42 और 1000 जो है ना, मीटर को 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में, ताकि उससे क्या होता है, जीरो से जीरो बढ़िया से कट जाती है। पॉइंट कितने लगेंगे ये भी मुझे बहुत सही तरीके से पता लग जाता है। कितना, 7 सेंटीमीटर, पक्का। यहां पर अपने को ऊपर बात करनी है, त्वरित सिस्टम सबको नजर आ रहा है, एम बिलो 5। तो हम यहां से लिख देंगे K2x2 बराबर 5 × 14। 14 क्यों आ रहा है ये, G+A, ऊपर की ओर त्वरित स्थिति की इस कंडीशन में हमें 70 और 70 बटे x2 बराबर 70 बटे 1000 × 100 सेंटीमीटर, 3 जीरो से 3 जीरो उड़कर 7 सेंटीमीटर बच जाए।
क्या बोलती है? हाँ, ये भी यहां पर स्टडी स्टेट की अवस्था है। बिना स्टडी स्टेट शब्द के हम शायद सवाल को डील नहीं कर पाएंगे। ये शब्द साथ में दिया हुआ है और अपने को स्प्रिंग में विस्तार x ज्ञात करना है। कितना? बाकी लोग ये वाला हटा दो ना, पक्का? देखो बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत साधारण यहां पर रहेगा कि स्प्रिंग में कितना विस्तार आना चाहिए। सुनना, तो जवाब मेरा रहेगा स्प्रिंग में उतना विस्तार आना चाहिए जितनी जरूरत है। और जरूरत कितनी है? जितना यहां पर इस रस्सी में तनाव है, उस तनाव बल के कारण ही यहां पर स्प्रिंग खिंची हुई सी महसूस करेगी। यानी कुल मिलाकर मुझे इस निकाय में, जो कि स्टडी स्टेट में है, यानी इस तरफ किधर आ रहा होगा त्वरण ए से, नीचे इधर किधर जा रहा होगा सेम त्वरण ए से, ये है स्टडी स्टेट का मतलब। तो हम यहां से क्या कहते हैं कि अब मुझे ये बताना है कि यहां पर इस स्प्रिंग में कितना विस्तार आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? इस स्प्रिंग में उतना ही विस्तार आएगा जितना इस रस्सी में तनाव बल है, यानी एफ स्प्रिंग बराबर टी। और तनाव बल ज्ञात करने के लिए हम पुराने नियमों पर चले जाते हैं। ये निकाय किधर त्वरित है? नीचे की ओर। इसका त्वरण निकालने के लिए कुल बल कितना है? 200 बटे कुल द्रव्यमान 25, कितना आ जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अब मुझे अगर तनाव निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं। तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आगे की तरफ तनाव निकालना है। तो तनाव कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन का तनाव आ जाएगा। 40 न्यूटन के तनाव के कारण ही यहां पर क्या है? स्प्रिंग में विस्तार है। तो एफ स्प्रिंग यानी कि एक्स बराबर 40 न्यूटन। बेटा, स्प्रिंग बैलेंस, जब हमने स्प्रिंग तुला की बात की थी ना, तो मैंने यही कहा था स्प्रिंग तुला में कि स्प्रिंग उतना ही बल लगाएगी जितना आप स्प्रिंग को हटाकर क्या मान लेंगे? रस्सी। और रस्सी में क्या ज्ञात कर लेंगे? तनाव। तो वही मैंने किया है कि इसको क्या मान लिया? रस्सी। रस्सी में तनाव ज्ञात करके उसी को स्प्रिंग का बल पता कर लिया, और उतना ही उसमें स्प्रिंग में विस्तार आएगा। और वही विस्तार हम यहां से पता करना चाहते हैं। एक्स बराबर 40/500। किससे गुणा कर दूं ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए? 2 जीरो से 2 जीरो काटकर यहां से ही आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सही है मुद्दा? ओके।
गौर से समझना बेटा, इस सवाल में मैंने वो शब्द नहीं लिखा, क्या, स्टडी स्टेट, और मैं बाह्य बल लगा के खींच रहा हूं, तो मैं ये मान रहा हूं पहले से ही कि दोनों निकाय, दोनों द्रव्यमान एक साथ समान त्वरण से गतिशील नहीं है, इसीलिए मैंने स्टडी स्टेट नहीं लिखा। स्टडी स्टेट लिख देता ना तो मुझे पता होना होता कि ये 5 से त्वरित है। तो फिलहाल आप यहां पर समझ गए कि स्टडी स्टेट नहीं है, सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। उनमें से आपने आगे वाले का त्वरण कितना बताया, बल कितना नजर आ रहा है, तो आपको इसका त्वरण बताना है। सोचे, समझे, जवाब दे आराम से। क्या बेटे, हो सकता है। कितना आ रहा है, 10, 10/3 शायद, ज्यादातर लोगों का ये आ रहा है, इसलिए मैं मान रहा हूं। तो बेटा चूंकि दोनों निकाय स्टडी स्टेट में, यानी पूरा निकाय स्टडी स्टेट में नहीं है, तो अब मैं दोनों निकायों को समान त्वरण से गतिशील नहीं मान सकता। नहीं मान सकता तो क्या करूंगा, मुझे दोनों द्रव्यमानों को एक एक करके अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां पता है मैं उस पर आ जाता हूं, है ना। जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां पता है मैं उस पर आ जाता हूं। गौर से देखिएगा बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। आगे कितना, पीछे कितना, एफ स्प्रिंग नहीं पता ना, पर एफ स्प्रिंग, त्वरण किधर, कुल बल, तो एफ स्प्रिंग, सुनते जाना लगा ध्यान से, एफ स्प्रिंग कितना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अरे मतलब नहीं है गड़बड़, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो आपने इस एफ स्प्रिंग की दिशा मानी है वो बिल्कुल सही है। अगर ये -10 आता, इसका मतलब ये एफ स्प्रिंग इधर ना लगकर, यानी स्प्रिंग अभी क्या कर रही है, खींच रही है पुल। अगर ये एफ स्प्रिंग की दिशा इधर आ जाती, मतलब माइनस आ जाता, यानी मैंने जो माना है उससे, तो ये पुश कर रही होती। अबे छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, और आसान सुनो कि आपने अभी यहां पर इसकी दिशा किधर मानी है, रिजल्ट कैसा आया है, जो दिशा मानी है बिल्कुल। अब स्प्रिंग का ये सिरा किधर खींच रहा है, इधर, तो ये सिरा किधर खींचेगा, इधर, हाँ के ना। यानी इस 3 किलो के ब्लॉक पर स्प्रिंग का बल किधर लगेगा, आगे। कितना परिमाण, 10, कितना द्रव्यमान, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से क्या हम इसका त्वरण निकाल सकते हैं, तो त्वरण A2, तो त्वरण A2 इस पर कुल द्रव्यमान, कुल बल 10 और ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उल्टा वाला सीन क्रिएट करूं, सुनना, ये लिखा हो तो बड़ा, ये ना गंदी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती यार, मुझे पता है तुम छिछोरे हो। ये भी मुझे पता है बेटा कि तू यस करेगा उससे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। गौर से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। ये हमने यहां पर बना दिया 5 किलो,
या एक मिनट रुकना, थोड़ा डेटा ठीक से दे देता हूं। और आपको इसका त्वरण A2 बताना है। सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा। बोलो। बट सोच, मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे तो आप A2 का साधारण सा आपका जो ज्ञान है ना वो मुझे नहीं जानना, मुझे ये जानना है A2 का आंसर क्या आएगा, त्वरण किधर आएगा और कितना आएगा, सीधी सी बात है, मुझे ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना। 5 आएगा और किधर आएगा? अबे विपरीत मतलब पीछे बोल दो ना। विपरीत, इधर और 5। सोच लो कि बेटे मैंने प्रोसेस को सेम रखा, हमने क्या किया, हमने यहां पर प्रोसेस को सेम रखा, कैसे, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हमने देखा आगे कितना, हमने सोचा पीछे कितना। ऐसे सोच सकते हैं यार, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही सोच सकते हैं कि स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा कुछ, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया और इसका त्वरण कितना आया है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बेटे, 30 माइनस एफ स्प्रिंग बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, एफ स्प्रिंग बराबर, इसका मतलब एफ स्प्रिंग के मान 10 में कोई कमी नहीं है, मानी गई दिशा में कमी है। मानते हैं? यहां से ये रिजल्ट आना समझना है, मैंने कहा था यहां से जो आ रहा है वो माने गए दिशा के मुताबिक आ रहा है, यहां जो आ रहा है वो मानी हुई दिशा के विपरीत आ रहा है। गौर से सुनते जाइएगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है भाई मेरे। यानी ये चीजें मैं यहां से हटा दूं और जो इधर मैंने एफ स्प्रिंग माना है उसके बजाय इधर की तरफ एफ स्प्रिंग लगेगा, आंखें ना। तो इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर भी बल किधर लगेगा, विपरीत। और अरे हाँ भैया, कि दोनों सिरे या तो बाहर की तरफ धकेलेंगे या अंदर की तरफ खींचेंगे, स्प्रिंग एक साथ यही काम करती है। ऐसा नहीं कि एक धकेल रहा है और एक खींच रहा है। समझ में आती है बात? ये कल ही अपन चित्र बनाकर समझ चुके हैं कि आइदर पुल करेगा और पुश करेगा। क्लियर है मैटर? कितने परिमाण से, 10 से। इधर की तरफ 2 kg, तो त्वरित भी किधर होगा, पीछे। तो A2 का मान आ जाएगा 10/2, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पीछे। मैं अगर पूछूं कि इस सवाल में स्प्रिंग संकुचित है कि विस्तारित है, विस्तारित है तभी अंदर की तरफ बल लग रहा है, संकुचित है तभी बाहर की तरफ, ये भी पूछा जाता है। क्लियर है मैटर? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए तथास्तु।
बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लिखा हो तो आगे बढ़े। इसमें एक और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से बात को सुनना। एक चीज और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑल्दो मैंने बता दी कि यहाँ इस तरीके के सवालों में कहीं पर भी अपने को ये शब्द ऐसा दिखेगा नहीं कि अलग अलग तरीके से वो उस क्षण पर चल रहे ब्लॉकों की बात कर रहा है। इस शब्द का मतलब होता है एक साथ समान दिशा में त्वरित ऐसे कुछ निकाय की बात करता होगा। ओके, तो अभी यहां पर हमारा है निकाय साम्य अवस्था में। ये यहां पर हमने बात कर ली कुछ ऐसे कि एक स्प्रिंग, उस पर एक द्रव्यमान, ऐसी अपन बात कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं बेटे, 3 किलो 2 किलो स्प्रिंग से जुड़े हुए निकाय साम्य अवस्था में है। ये स्टडी स्टेट अलग है और साम्य अवस्था अलग है, पहले तो मैं दोनों को चीजों को क्लियर कर दूं। साम्य अवस्था का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि समस्त निकायों का, समस्त निकाय में मौजूद सभी वस्तुओं का त्वरण जीरो है। और स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि समस्त उस निकाय में चल रही गतिशील वस्तुएं एक साथ समान त्वरित अगर है तो समान एक साथ वो त्वरित त्वरण से चल रही है। और मैं इसका हिंदी अर्थ आपको ढूंढकर जरूर बताऊंगा, क्योंकि पेपर में आ गया तो पता करना पड़ेगा स्टडी स्टेट का मतलब क्या है। बिल्कुल सटीक ऑथेंटिक जो शब्द है वो मैं ढूंढ के आपको कल बता दूंगा। अभी फिलहाल अपन यहाँ समझते हैं कि साम्य अवस्था यानी ये पूरा, ये वस्तु सब कुछ यहाँ पर स्थिर अपने को नजर आ रही है। क्लियर है बेटा? लिखिएगा, लिखिएगा। रस्सी, एक तो है स्प्रिंग और एक है रस्सी। रस्सी को काटने के, रस्सी को काटने के ठीक बाद, रस्सी को काटने के ठीक बाद दोनों द्रव्यमानों का त्वरण, दोनों द्रव्यमानों का त्वरण व दिशा, त्वरण व त्वरण की दिशा, दोनों द्रव्यमानों का त्वरण व त्वरण की दिशा ज्ञात करें।
वैसा कहीं से भी काट दे। दो किलो वाले का त्वरण इधर कितना आ रहा है, और 3 किलो वाले का कितना, 2g/3, 20/3 ऊपर की ओर। चलिए देख लेते हैं। अपने इन क्वेश्चंस में प्रोसेस क्या रहेगी, गौर से सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एक छोटे बच्चे को कठिन लगते हैं। कैसे बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि चूंकि साम्य अवस्थाएं हैं, साम्य अवस्थाएं हैं, तो उस निकाय में मौजूद हर स्प्रिंग, हर रस्सी में आप पहले तनाव ज्ञात कर ले जब तक वो रस्सियां काटी नहीं गई है। तो हम उन स्थितियों को कुछ इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि यहाँ पर इस निकाय में, इस रस्सी में जो तनाव होगा वो कितना होगा बेटा, 20 न्यूटन। कोई गणित लगानी है या देखते ही लिख दोगे, देखते ही लिख देंगे। यहाँ इस ऊपर वाली स्प्रिंग में जो तनाव होगा वो कितना होगा, 50 न्यूटन। ये अपन लिख चुके हैं। फिर यहाँ सवाल कहता है कि अब आप एक कैंची लेकर जाते हैं और कैंची से इस स्प्रिंग को, इस रस्सी को सॉरी, काट देते हैं। जिस क्षण, जिस क्षण जिस रस्सी को काट दिया गया है, काटते से ही जो अंतराण्विक बंधों के कारण जो तनाव रहता है, काटते से ही वो बंध खत्म, बंध खत्म तो टेंशन खत्म, काटते से ही तुरंत। वैसे जैसे भाई ने कहा कि इस स्प्रिंग में, तो उस स्प्रिंग के लिए भी वही होगा। जैसे स्प्रिंग को काटते आपने देखा होगा, स्प्रिंग फ्री, काटी और स्प्रिंग फ्री, हाँ के ना। तो जिस चीज को आप यहां से उड़ा देंगे, उसके काटते से ही अपने को वहां पर उसके थ्रू लगने वाला बल 0 मिलेगा। यानी जो चीज ये 20 है, मैं यहां पर जानबूझकर गोला बनाकर क्या लिख दे रहा हूं अब, 0। और यहां पर स्प्रिंग अभी भी वैसी की वैसी ही है। काटा किसको है, इस रस्सी को काटते वाले क्षण पर ये ब्लॉक अभी भी यहीं का यही है, हाँ के ना। अभी तो जिस तरह से काटा है ना, ऐसा थोड़ी ना काटते से ब्लॉक भाग गया। अरे ब्लॉक अचानक से नहीं भाग सकता, ब्लॉक का वेग 0 है। ब्लॉक को अगर चलना है तो उसे त्वरित होना पड़ेगा, वेग प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद विस्थापन वहां पर अपने को उसे देखने को मिलेगा। यानी फिलहाल ये 3 kg का द्रव्यमान यहीं का यहीं रहेगा जिस क्षण पर अपन ने काटा है। सुनते जाना। पर ये यहीं का यही शब्द थोड़ा सा सही नहीं है, मैं हटा देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो गए। अब ये यहीं का यही है, तो इस स्प्रिंग में जो विस्तार है वो भी वही का वही है, और स्प्रिंग में जो विस्तार है उसके कारण कितना बल लग रहा है, 50। ये 50 अभी जिंदा है, मरा कौन है, 20 न्यूटन। अब अपन एक एक करके दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैंने 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ऊपर जो तनाव लग रहा था वो अभी कितना हो गया, नीचे अभी भी, ये किधर जाएगा, तो इस 2 kg वाले का जो त्वरण हो जाएगा, वो त्वरण 2 kg वाले का हो जाएगा कुल बल बटे द्रव्यमान, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी नीचे। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बात कर लेते हैं, तो मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। नीचे जो रस्सी पर तनाव लग रहा था वो क्या हो चुका है, अरे हाँ, नीचे जो mg लग रहा था वो कितना है, ऊपर की ओर कितना लग रहा है, तो कुल बल कितना हो गया, यानी 3 kg वाले ब्लॉक पर ऊपर की ओर बल 20 कुल बल, और कुल द्रव्यमान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर। यही सेम टू सेम बात यहां पर करते हैं कि पहले काटने के ठीक पहले अपन प्रत्येक उस धागे में या प्रत्येक उस स्प्रिंग में तनाव निकाल लेते हैं या स्प्रिंग बल निकाल लेते हैं। तो यहां पर वो स्प्रिंग बल अपने को कितना लिखना पड़ेगा, एफ स्प्रिंग बराबर 20 न्यूटन। यहां पर एफ स्प्रिंग बराबर 3 और 2 50 न्यूटन। अब चूंकि हमसे क्या कहा है, इस वाली स्प्रिंग को यहां से काट दिया, काटते से ये ऊपर वाली चीज, यानी मैंने गोला बनाकर इस चीज को क्या लिख दिया, इसका मतलब जो पहले 50 था वो 50 नहीं है। तो मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। 3 kg पर ऊपर की ओर बल, नीचे की ओर बल। एक तो स्प्रिंग का बल लग रहा है बेटा, एफ एस पी
बराबर 20 और एक गुरुत्वीय बल लग रहा होगा 30 न्यूटन। तो कितना त्वरण आ जाएगा इसका नीचे की ओर? नीचे की ओर त्वरण आ जाएगा 20 और 30 50/3 मीटर प्रति सेकंड। सही है। इस 2 kg का त्वरण ज्ञात करना, तो नीचे कितना लग रहा है mg? 20 न्यूटन। ऊपर एफ स्प्रिंग कितना लग रहा है अभी भी? 20 न्यूटन। तो कुल बल 0, यानी इसका त्वरण 0। तो ऐसा लगता है बेटा, मतलब अलग कुछ भी नहीं है, मैकेनिक्स या जो भी अपन ने आंसर निकाले मैथ से सॉल्व करके वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसा लगता है कि यार इस रस्सी को, इस स्प्रिंग को काट देने के बाद भी ये चीज त्वरित क्यों नहीं है, नीचे क्यों नहीं गिर रही है? बेटे उस क्षण पर नहीं गिर रही है जिस क्षण पर हमने काटा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, गौर से सुनना। ये किधर की ओर त्वरित है, तो ये थोड़ी देर बाद किधर आ चुका होगा? नीचे आएगा, तो ये स्प्रिंग संकुचित होगी तो स्प्रिंग का बल कम होगा। बोलो भाई, स्प्रिंग का बल, गुरुत्वीय बल ज्यादा का ज्यादा ही रहेगा, यानी 20 का 20 ही रहेगा। तो ये फिर उसके बाद नीचे की ओर त्वरित होना शुरू कर देगी। नहीं समझे? जिस क्षण पर काटा जा रहा है उस क्षण पर कुल बल, कुल त्वरण, उस क्षण पर मैं पूछ रहा हूं, इसलिए अपना आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नीचे गिरेगा। कब नीचे गिरना शुरू कर देगा? जब जैसे ही ये 3 kg वाला ब्लॉक हल्का सा नीचे आ रहे से स्प्रिंग में विस्तार, यानी स्प्रिंग का बल किससे? mg से। जैसे ही mg से स्प्रिंग का बल कम होना शुरू करेगा, ये नीचे की ओर आपको आता दिखने लग जाएगा। अरे गुस्सा भेजे में। लिखा, बढ़े आगे। अगला हेडिंग लिखना, स्थानांतरी साम्य। स्थानांतरी साम्य। बढ़ा दो इसे आगे। चलिए अगला, इसको अपन यहां पर इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक दूसरा शब्द आगे चलकर हमें मिलेगा, घूर्णन साम्य, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और वस्तुएं घूमती किसके कारण है? अपने अक्ष के अनुदिश, बलाघूर्ण के कारण। और चलती किसके कारण है? बल के कारण। तो बल और बलाघूर्ण में यही चीज डिफरेंस होती है कि बल कार्य करता है वस्तुओं को रैखिक रूप से चलाने का, त्वरित कराने का, और टॉर्क काम करता है, बलागुण काम करता है वस्तुओं को उनकी किसी अक्ष के अनुदिश घुमाने का। तो घूर्णन साम्य में हम टॉर्क को जीरो करेंगे और स्थानांतरी साम्य में हम बल को जीरो करेंगे।
हाँ, चलिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात एक है कि अगर यदि किसी भी वस्तु किसी भी निकाय पर लग रहे कुल बल एफ नेट यदि क्या हो, जीरो हो, तो उसी चीज को क्या कह दिया जाता है, स्थानांतरी साम्य कह दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर मतलब क्या है, कोई भी एक वस्तु है बेटे, इस पिंड पर इस वस्तु पर कुछ इस प्रकार से F1 बल लग रहा है, इस प्रकार से F2 सदिश कोई बल लग रहा है, F3 बल लग रहा है, F4 कोई बल लग रहा है। तो जब हम साम्य अवस्था कह देते हैं तो साम्य अवस्था का मतलब ये हो जाता है कि ये F1 सदिश और ये F2 सदिश, ये F3 सदिश और इस प्रकार के और भी कोई अगर सदिश है तो समस्त सदिशों का सदिश योग क्या होगा, जीरो होगा। यानी कुल मिलाकर इसे क्या कह दिया जाता है, सिग्मा एफ सदिश बराबर सिग्मा यानी योग किसका, बलों का, समस्त बलों का, और वो योग अगर शून्य है उसी चीज को क्या कह दिया जाता है, साम्य अवस्था। सही बात है। जो बलों की हम बात करते हैं बेटा, कुल बल एफ नेट हम जीरो कर रहे हैं, एफ नेट बल जीरो होने का मतलब ये है कि उसका एक्स घटक भी क्या हो, जीरो, उसका वाई घटक भी क्या हो, जीरो, उसका जेड घटक भी क्या हो, जीरो। ये सब अपने को जीरो मिलने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी बल में, हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है, हाँ कि ना, और सदिश राशि है और उस सदिश में मान लो कोई एक्स घटक है और कोई, तो कभी भी एक्स घटक इस वाई घटक को कैंसिल करके जीरो, एक्स घटक अगर कैंसिल होगा तो विपरीत वाले एक्स घटक से ही कैंसिल होगा, हाँ कि ना, वाई कैंसिल होगा तो जेड होगा तो, यानी अगर किसी सदिश का आई घटक जीरो होना है, जे घटक जीरो होना है, के घटक जीरो होना है, तब जाकर तीनों मिलकर जीरो देंगे। कोई भी एक अशून्य घटक अगर वहां है तो वो परिणामी शून्य, प्रत्येक घटक को अपने आप में हर चीज को शून्य होना पड़ेगा, मतलब कि समस्त एक्स वाले बलों का योग भी क्या होना चाहिए, यानी सिग्मा एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, यानी एक्स सभी बलों को जोड़कर मुझे जीरो मिलना चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से सभी वाई बलों को जोड़कर भी मुझे जीरो मिलना चाहिए, और उसी प्रकार से समस्त जेड बलों को जोड़कर भी मुझे जीरो मिलना चाहिए, तब जाकर मैं यहां पर कह सकता हूं कि संपूर्ण साम्य स्थापित हो रखा है। इसका मतलब क्या है कि सर क्या होगा, घटकों से क्या बताना चाह रहे हो, घटकों से मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि यहां से मुझे पता लगा है कि यदि एक तल में 2 3 4 5 6 7 8 कितने ही बल लगा रखे एक तल में, एक्स वाई तल में, और वो बल सारे के सारे साम्य अवस्था में है, और मान लो उनमें से कोई दो चीजें मुझे नहीं दी है, कितनी चीजें, तो मैं यहां पर अगर मुझे एक तल में सारे बल लगाकर सबको साम्य में लिख रखा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, उस तल में एक्स घटकों का योग भी क्या कर सकता हूं, जीरो, और वाई घटकों का योग भी क्या कर सकता हूं। ऐसा करने से एक समीकरण यहां मिलेगी और एक समीकरण, उन दो समीकरणों से दो अज्ञात पता कर सकते हैं। सही बात है। तो आप कह सकते हो सर त्रिविम में हो तो कि त्रिविम में तीन समीकरण मिलेगी, तीन समीकरणों से हम तीन अज्ञात पता कर सकते हैं। पर समझ रहे हो कि त्रिविम में सवाल बनाना, पेपर के बाहर पेपर कैसा कैसा ड्रॉ करके देगा, तो पेपर पे जनरली अपने को दो ही अक्षों के अनुदिश बल वगैरह दिखाए जाते हैं। यानी जनरली हम यहाँ पर जो सवाल हमारे सिलेबस में देखेंगे उनमें हमारे पास कितनी समीकरणें बनती नजर आएगी, कितने अज्ञात हम पता करने की कोशिश कर रहे होंगे, दो। ये काम यहाँ से होता है, और ये काम करते कैसे हैं इस बात का डेमो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अपन ने यहां पर
जैसे अपन ने यहां पर इस प्रकार से कोई 4 बल दिखा दिए, 4 बलों में से ये दे दिया, और आपको F2 और F3 ज्ञात कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि अब आपको यहां पर इन दो अज्ञातों को ज्ञात करने के लिए कितनी समीकरणों की आवश्यकता है, और वो दो समीकरण कैसे आएगी कि आप समस्त बलों का x घटक निकालेंगे, और चूंकि इसमें दिया हुआ है कि निकाय साम्य में, ये दिया हुआ है, इसके बिना हम ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें दिया हुआ है निकाय, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, x घटकों को भी शून्य के बराबर कर सकते हैं, y घटकों को भी शून्य के बराबर कर सकते हैं, और ऐसा करके कितनी समीकरण प्राप्त करेंगे, और दो समीकरणों से दो अज्ञात ज्ञात करना आप जानते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, उस सिद्धांत के आधार पर, उस स्थानांतरी साम्य की जानकारी के आधार पर, सबसे पहले मैं आपको ले आता हूं कि आप यहां पर क्या करते बेटे, x घटक निकालें। तो इसको क्योंकि जो कोण पे होता है उसी के घटक लिए जाते हैं, इसके घटक, क्योंकि ऑलरेडी इस माइनस वाई अक्ष की अनुदिश है, तो इसके घटक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं इस कोण को 37 ले लेता हूं, है ना। तो यहां से इसका घटक कितना हो जाएगा, 30 cos 37, 30 cos 37 मतलब 24, 24, और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 18, 18 न्यूटन। और चूंकि साम्य में है, तो अब यहां पर अपन क्षैतिज वाले बलों का भी जो भी संपूर्ण घटक है उनको शून्य करेंगे। शून्य मतलब लेफ्ट साइड वाले फोर्स बराबर ऊपर वाले फोर्स बराबर, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर को बैलेंस करने की बात मैं शायद हमेशा से सिखाता आया हूं, तो पहले ऊर्ध्वाधर वालों को बैलेंस कर लेता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, F2 प्लस बराबर F4 यानी 40। तो क्या कोई चीज अज्ञात जो थी वो मुझे पता लग गई, लग गई, बोलो। F3 बराबर सीधा 24 आ गया, ये अपना कंप्लीट। सही है मैटर। इस तरीके से अपन कोई भी अज्ञात राशियों को पता कर सकते हैं। लिखें, नोट करें। लिखिए। लिखा।
करो भाई बात है। बताओ। T2 और T1। चलिए, तो सिंपल काम यहां से हमने क्या सीखा है फिलहाल, कि चूंकि निकाय साम्य अवस्था में हमें बता दिया गया है अज्ञात T1 T2, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप यहां पर अगर द्विविमीय साम्यावस्था स्थिति की बात करते हैं तो आपको दो समीकरणें मिलती है। एक कौन सी, एक्स अक्ष की दिशा में बलों को शून्य करके, और एक कौन सी, वाई अक्ष में दिशा को बलों को शून्य करके। और उन दो समीकरणों से, शांत रहे, ऐसी जगह से छिलूंगा उठ नहीं पाएगा भाई, है ना। बीच में से कमेंट ना करें, बोल रहे हैं तब प्लीज। इस बदतमीजी के लिए मैं उड़ भी सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्लीज ना करें कमेंट, शांत रहे। आपके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए, 1 रुपया भी नहीं दिया है, पूछ ले। जो दिया है शायद इधर से जो जाएगा उसी के लिए दिया है। तो हमें यहाँ पर जो सारे बल हैं उनको एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दिशाओं में उनका कुल योग शून्य करना हमारा काम है। और वहीं से दो समीकरण, और दो समीकरणों से संभवतया दो अज्ञात हम याद करते हैं। सिंपल काम। चलिए, मैं आपको ले आता हूं यहाँ पर कॉम्पोनेंट करने पर, और कॉम्पोनेंट करने के लिए मैंने एक्सेस तैयार कर रखी है। इसका एक ऊर्ध्वाधर अक्ष भी मैं बना देता हूं, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा बेटा, T2 cos थीटा। ये वाला T1 cos 60। ये वाला T1 sin 60। sin 60 मतलब √3/2 लिख देता हूं एक साथ। और ये वाला T2 sin 60 यानी 1/2। ठीक है बेटा। मुझे पता है क्षैतिज वाले बलों को सबसे पहले मैं बैलेंस कर सकता हूं, और ऊर्ध्वाधर वालों को भी कर सकता हूं। फिलहाल थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि क्षैतिज वालों से आसानी से डेटा आ जाएगा, क्योंकि क्षैतिज में एक इधर है एक उधर है, एक एक है। तो मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूं T1 cos 60 मतलब 1/2 बराबर T2 √3/2, है ना। तो एक तो समीकरण यहां से ये आ गई।
T1 बराबर √3 T2। उसके बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में हम बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में भी मुझे बलों को साम्यावस्था में लाने के लिए क्या लिखना है, ऊपर की ओर कुल बल, तो मैं लिखूंगा T1 गुणा √3/2 और दूसरा लिख दूंगा T2/2 या T2 इंटू 1/2, राइट, और नीचे हो जाएगा 200। ये दो एलसीएम ले लेता हूं यहीं पे ताकि मैं 200 को उधर भेज के क्या बना दूं 400, और यहां से मैंने बना दिया √3 T1 बराबर T2 बराबर 400। और अब मैं साथ के साथ T1 का मान क्या रख सकता हूं बेटा, तो T1 का मान क्या रखा मैंने, √3 T2 3T2 और 4T2, तो 4T2 बराबर 400, तो यहां से T2 का मान आ गया 100, और T2 अगर 100 आ चुका है तो T1 यहां से 100 √3। क्लियर है, ये मैटर अपन ने यहां से समेटा। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि जब आपके पास साम्यावस्था में तीन बल होते हैं और वो साम्यावस्था में मौजूद तीन बल उस तल में, और वैसे आप शायद जानते भी हैं कि अगर तीन वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 है वो समतलीय ही होते हैं, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज, जिसको अपन कहते हैं क्लोज लूप, एक बंद ज्यामिति, जहां से शुरू होंगे वापस घूमकर वहीं पहुंचेंगे, और तीन इस प्रकार की सदिश मिलकर क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो सुनते जाइएगा कि साम्यावस्था में तीन बल यदि एक तल में मौजूद है और उन तीन बलों के लिए अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है, तीन वेक्टर्स के लिए सवाल पूछा जाता है, जैसे यहां पर एक सदिश इस प्रकार से हमने दिखाया जिसका नाम है एफ ए, एक सदिश यहां पर इस प्रकार से दिखाया जिसका नाम है एफ बी, और एक सदिश इस प्रकार से दिखाया जिसका नाम है एफ सी, और एफ ए के सामने वाला कोण, सामने वाले कोण से मतलब है एफ ए को छोड़कर बी और सी के बीच का कोण, जिसे मैं किससे व्यक्त करना चाहता हूं, ए से। तो यहां इस स्थिति में एक प्रमेय होती है बेटा, और लामी प्रमेय इस काम को थोड़ा सा आसान कर देती है, कह देती है कि जो यहां पर बल है एफ ए, उसके नीचे कौन सा कोण, साइन ए, एफ बी उसके नीचे कौन सा कोण, साइन बी, और तीसरा, ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्थितियां या इसकी यूज करने की लिमिट क्या है कि कितने बल होने चाहिए, मात्र उन बलों के लिए हमारे पास उनके बीच के कोण पता, तो कोई एक बल देकर अज्ञात दो, मैक्सिमम दो अज्ञात ज्ञात कर सकते हैं बेटा अपन, समझ रहे हो बात को, मैक्सिमम इस स्थितियों से हम अपन कितने अज्ञात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, समतल की, हाँ कि ना। अब वो दो अज्ञात दो बल भी हो सकते हैं, वो दो अज्ञात एक बल एक कोण भी हो सकता है, या वो दो अज्ञात दो कोण भी हो सकते हैं, अज्ञात दो ही हम मैक्सिमम ज्ञात कर सकते। चलो इतना नहीं सोचना आपको, वो तो सवाल बता देगा ना कि क्या ज्ञात करना है। हम यहाँ पर इसकी लिमिटेशन की फिर से बात करते हैं। लिमिटेशन सिर्फ ये है कि कितने बलों के लिए, तीन बलों के लिए, तीन बलों के लिए, और तीनों बल होने किसमें चाहिए, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लामी प्रमेय, लैमीज थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये जो सवाल है, ये सेम टू सेम सवाल अभी आपने किससे किया, कंपोनेंट लेकर, अपने ट्रेडिशनल मेथड से, अपने उस जनरल मेथड से किया। मैं चाहता हूं आप यही सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार किससे ज्ञात करें, लामी प्रमेय से। तो मैं फिर से बना देता हूं एक बार, T1 कोण वगैरह सब वही है जो पहले से दे रखे, मान सब वही है, बस मैं चित्र दोबारा से बना देता हूं ताकि आप लामी प्रमेय यहां पर लगा पाए।
और आपको काम वही करना है, T1 व T2 ज्ञात करना है। ये जनरल मेथड समझ आया ना? इसमें तो अपने को क्या करना होता है, घटक करने होते हैं, और घटक करके एक्स एक्स में भी बराबर जीरो कर देते हैं, वाई एक्सेस में भी बराबर जीरो कर देते हैं। अभी अपन यही सेम क्वेश्चन, तीन बलों की स्थिति नजर आ रही है, कोण वगैरह मुझे कुछ दिए दिए से नजर आ रहे हैं, तो मैं उन अज्ञात राशियों T1 T2 को ज्ञात करने के लिए कुछ लामी प्रमेय का यूज करके देखना चाहता हूं। क्या बोलते होगा? नहीं, आंसर तो किस सेम ही आएंगे। हो पाएगा ना? सीधा हम क्या नियम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इस मुद्दे पर एक बार डिस्कस कर दें कि यही समान, यही सेम टू सेम क्वेश्चन घटक लेने के बजाय अगर मैं लामी प्रमेय से करता तो कैसे करता। ध्यान से समझिएगा बेटा कि ये T1 है, मुझे ये वाला कोण सवाल में कितना दिया हुआ है, ये वाला, तो ये कुल कोण कितना हो जाएगा, 150, और ये कुल कोण, और ये वाला कोण 90। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बेटे, T1 बटे, बोलो, T1 बटे साइन 120, T2 बटे साइन 100, और T3 यानी 200 बटे साइन 90। यह है लामी प्रमेय का उपयोग, जबकि तीन बल साम्य अवस्था में दिए हुए हैं और उनके मध्य के कोणों का थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो मुझे अगर यहाँ पर अज्ञात T1 T2, तो मैं सबसे पहले इन लास्ट की दो चीजों को एक इकट्ठा इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो लास्ट की जो दो चीजों हैं वो है क्या है, T2 बटे साइन 150। कैसे सोचते हैं, गौर से सुनना बेटा। साइन 150 द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो धनात्मक, बस इतना सा सोचना है कि 180 माइनस 150 कितना होता है, 30। तो इसका मान किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर। और साइन 30 का मान वो 1/2 बराबर बराबर 200/1, साइन 90 1। तो यहां से सीधा सीधा T2 का मान हमें पता लग जाएगा कितना, 100 न्यूटन। अगर मुझे T1 ज्ञात करना है तो मैं पहले और तीसरे वाले संबंध को लिख लेता हूं आसानी से, और मैंने लिखा T1 बटे नीचे कितना है, साइन 120 मतलब 60, 120 मतलब, और साइन 60 फिर से किसके बराबर, 200/1। 2 से ये 100 बार कटेगा और √3 इधर जाएगा, तो T1 बराबर 100 √3। तुलना, कंपैरिजन क्या निकलता है कि वो या ये जनरल मेथड में ये। कभी आपको अगर कुछ ऐसा बहुत ही आसान चित्र, आसान कोण अगर मिल जाते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में अपन वो ही फॉलो कर ले, ठीक रहे। वो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे कैसे, मैं सवाल बताऊंगा, आप अपने आप देखना, अपनी अपनी विवेक से सॉल्व करें, किसको क्या अच्छा लगता है, वो सबका अलग अलग अपना पैटर्न है, पर पैटर्न दोनों है। बस लिमिटेशन याद रखने की, लामी प्रमेय उन्हीं स्थितियों में काम करेगी जब तीन बल किन्हीं कोणों पर दिए हों। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो,
था। अभी तो भाई ने हेडिंग ही डाली है। चले, इसको लिख लो। देखिए, यहां पर देखो, इस तरीके का एक निकाय है जिसमें किसी डोरी को ऐसे बीच में से क्षैतिज बल 30 से खींचा है। तो डोरी ऊपर से ऐसी टेढ़ी हो गई, उस डोरी के निचले सिरे से कुछ द्रव्यमान लटका रखा है, और हम यहाँ पर दो चीजें ज्ञात करना चाहते हैं, तनाव इस वाली धागे में टी और इसका क्षैतिज के साथ कोण थीटा। सोचें। चलिए, तो यहाँ पर आपने घटक वाला पैटर्न यूज किया होगा सब लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटे कि एक पहले तो मैं ऊर्ध्वाधर ऐसे डैश डैश करके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटके बना, ये अक्षय बना ले। तो इसका ये जो क्षैतिज वाला घटक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। और अब मुझे पता है कि टी के घटक हो चुके हैं, एक बल जो टी है उसके घटक हो चुके हैं, दो स्पष्ट बल नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले बलों का यहां से अपन कर लेते हैं समायोजन, तो ये टी साइन थीटा बराबर 4 नहीं 40 बेटा, है ना।
और टी कॉस थीटा बराबर कितना 30। अब यहां से हमारा जनरल ट्रेंड क्या रहता है, हम दोनों का डिवीजन कर लेंगे, डिवाइड करते हैं टी से टी, साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर 4/3 के लिए थीटा 53 डिग्री आ गया। थीटा 53 डिग्री आ गया, तो इस थीटा को चाहे समीकरण ऊपर वाली में रख लो या उससे क्या आ जाएगा टी। कैसे आएगा, गौर से देखो, टी की जगह टी, साइन 53 सब जानते हैं, मैं इस समीकरण 1 में मान रख रहा हूं साइन 53 4/40, ये 4 से 40 और 10 से 5 गुणा के 50 न्यूटन। इसका एक और तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका जिसे अपन कहते हैं कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 का भी स्क्वायर करो और समीकरण 2 का भी स्क्वायर करो और जोड़ दो दोनों को। तो समीकरण 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे हाँ, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ 40 का स्क्वायर 1600, और 3 का 90 का स्क्वायर 900, सॉरी 30 का स्क्वायर 900, तो यहां से ये 2500 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर 2500, तो टी बराबर यहां से 50, ऐसे भी आ जाएगा। दोनों तरीकों से आप कैसे भी निकाल सकते हो। समझ आया नहीं आया ये वाला? बोलो। 50 और 50√3, कौन सा पैटर्न फॉलो किया? लामी प्रमेय से कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे पता है ये 30, ये 60, तो ये वाला कोण अगर यहां पर मैं एक क्षैतिज अक्ष बना दूं तो ये 60 तो ये, और ये 60 तो पूरा वाला, और ये वाला। तो सीधा सीधा लामी प्रमेय कैसे इस्तेमाल करेंगे, T1 के बटे में क्या आएगा बेटा 150, T2 के बटे में साइन 120, और T3 यानी इस 100 न्यूटन के बटे में 90। सही है। तो एक बार अपन इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो T2 और साइन 120 मतलब 60, साइन 60 मतलब √3/2 बराबर 100। तो यहां से T2 का मान आपके पास आ जाएगा 50√3। और अगर T1 निकालना है तो इसको इसको बराबर कर दो। तो T1 साइन 150 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 बराबर 100। तो यहां से T1 बराबर 50 आ जाएगा। तो हर चीज का, हर सिस्टम का अपना अपना उपयोग है। अगर ऐसा कुछ आपको सीधा नजर आता है तो डायरेक्ट अपन कंपोनेंट वगैरह लेना शायद थोड़े से ज्यादा काम बढ़ जाएगा, उसके वजह सीधा ऐसा करके तुरंत आंसर आ जाएंगे। एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, खत्म। ये फिगर वगैरह सारा क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ हो जाता है, तो और दिक्कत खत्म। तो कम चीजों में, मतलब कम समय में कम लिखकर अपन काम चला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम लग जाता है। ठीक है।
T1 T2 याद करो। हो जाएगा। कि सीधी सी बात है, निकाय साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है तो इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना, सीधा देखूंगा नीचे ऊपर, तो T1 बराबर, यानी यहां से यहां तक हर इस पूरी रस्सी में यहां भी। अब इसके लिए ये तो T1 तो आ गया, अब इसके लिए बात हो रही है तो यहां पे नीचे इस रस्सी में नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नीचे 6 kg पर क्या भी लग रहा है, 60 न्यूटन। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका अपन बनाते हैं तो ऊपर के बल बराबर, तो ऊपर 100 लग रहा है, नीचे 60 प्लस T2 लग रहा है, तो T2 बराबर 40। कर सकते हैं अपन ऐसे आसानी से। तो होमवर्क में आप क्या करेंगे, ईएलपी नंबर 8 तक तो पूरा समेट लेना, जो भी जितने भी कोई भी क्वेश्चन बीच में आधे अधूरे छोड़े हुए हैं अगर हमने कुछ, तो वो कर लेना। और ईएलपी नंबर 9 जो है ना, इस ईएलपी 9 को पूरा करना, कौन कौन सा छोड़कर पूरा करना है वो छोड़ने वाले लिख लो, वो छोड़ने वाले सवाल लिख लो आप। 13, 15, 16, 13, 15, 16, इन 3 सवालों को छोड़कर ईएलपी 9 पूरी कर लेना, ठीक है। और मॉड्यूल का भी मैं आपको बता देता हूं, मुझे मॉड्यूल देना। सुन लो, शांति से सुन लो बेटा। हाँ, एक तो एक्सरसाइज 1 में, यार पर आपके तो वो भी लफड़ा है ना यार, उल्टे पुल्टे सवालों का भी तो लोचा है ना। मुझे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखवाए थे वो वाला देना, किसी ने लिख रखे हो जो। लिखिएगा इसमें, 54, 55, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63,
27 28 27 28, अरे इसी का ही भाई। 27 28 के अलावा, ठीक है, तो ये आप इनको करिएगा। कल अपन मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे। इसमें एक्सर ईएलपी में तो बहुत कोई कठिन सवाल अपन ने दिए नहीं है, या आप खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बात कर लेंगे ऑल दो। पर अपना जो मॉड्यूल का डिस्कशन है कल स्टार्टिंग से अपन वो करेंगे, और कल ही अपन स्यूडो फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ लेंगे, और वहां तक अपना सिलेबस का पार्ट रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल वही तो बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद मैं वही बता रहा हूँ। मैंने अभी वही कहा कि स्यूडो फोर्स अपना हो जाएगा और वहां तक टेस्ट में आएगा, और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो कि टेस्ट में कहां तक आएगा। ठीक है, कि शुरू से डे वन से कह रहा हूँ वेक्टर पूरा आएगा। ऐसे ऐसी हरकतें ना करें कि इरिटेट हो जाए कोई आदमी और सामने से आपको एंटरटेन करना ही बंद कर दे, है ना। तो थोड़ा सा तमीज से रहे पहली बात तो, वरना जो होगा वो शायद अच्छा नहीं होगा आपके साथ।